एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें 19 नवंबर से 26 नवंबर के जितने भी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स और बैंकिंग की न्यूज आई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहली न्यूज जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र को दिया है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है 500 मिलियन डॉलर का। किस किस चीज के लिए? मेडिकल के लिए और हेल्थ के लिए, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए। इसके अंदर क्या होगा? मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, 4 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। टर्शरी जो आपके केयर सेंटर होता है, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 तरीके के हेल्थ केयर सेंटर होते हैं। टर्शरी केयर सेंटर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपकी सारी ऑपरेशन, आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। प्राइमरी में क्या होता है, जो छोटे क्लिनिक होते हैं ना, जहाँ पे बुखार की दवाई दे दी या आपका बीपी चेक कर दिया। फिर सेकेंडरी के अंदर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह आ जाते हैं। टर्शरी केयर सेंटर में आपका पूरे का पूरा ओवरऑल जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें भी आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा होगा ये एक तो मेडिकल कॉलेजेस में निवेश किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनको रिन्यू किया जाएगा और नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। साथ में 500 टीचर्स को और ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्टूडेंट्स को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और टर्शरी केयर सेंटर के ऊपर पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से 500 मिलियन यूएस डॉलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है। ये जो फंडिंग है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? एक तो हमको पॉवर्टी को कम करना है, ठीक है, इनइक्वालिटीज को कम करना है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है, डिजास्टर रेजिलियंस मैनेजमेंट करना है, हमको एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है और कैपेसिटी जो है वो इंस्टीट्यूट्स की वो इनहेंस करनी है। ठीक है, ये सारे काम इसमें करने हैं। प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात बताएं, प्रोग्राम के बारे में, तो ये टर्शरी केयर और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगेगा। ठीक है, टर्शरी केयर क्या है मैंने बताया, और मेडिकल एजुकेशन पे पैसा लगेगा। कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे और कुछ एग्जिस्टिंग के अंदर ही हमको कुछ रिन्यू करना है। ठीक है, इनोवेट्स करनी है। फिर उसके बाद जो जेंडर यूनिट होगी मेडिकल एजुकेशन और ड्रग डिपार्टमेंट के लिए, उसको अलग से सेटअप किया जाएगा। ठीक, 2030 तक हम लोगों को जो टर्शरी हेल्थ केयर है वो हर जगह पे अफोर्डेबल बनानी है। यानी जो अपना स्वास्थ्य का जो भी मेडिकल की या जो भी हॉस्पिटल्स की चीजें होती हैं उनको और ज्यादा अफोर्डेबल बनाना है, सस्ता बनाना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है मत्सात्सुको असाकावा। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस में। 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसके अंदर 68 मेंबर्स हैं। अगली न्यूज चलने से पहले आपको बता दिया जाता है कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 का बैच आ चुका है हमारी ऐप पर। आप लोग इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब कुछ मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ने और द ग्लोबल फंड क्या है? ये मलेरिया को ठीक करता है ना। मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, इन तीनों को ठीक करने के लिए एक अलग से फंडिंग बनाई गई है जिसको ग्लोबल फंड कहते हैं। तो ग्लोबल फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम हेल्थ के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो 22 नवंबर 2023 को एक नया एमओयू साइन हुआ है कि हमको फाइट करना है किससे? एड्स से, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से और मलेरिया से। और हेल्थ के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है उसको ठीक करना है। ठीक है, हमको एफिशिएंट, इफेक्टिव और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करनी है ताकि हमारे हेल्थ आउटकम्स अच्छे आए। इसके अंदर क्या किया जाएगा? हमको मलेरिया, एड्स और टीबी के बर्डन को रिड्यूस करना है। एक तो ये काम कर रहे हैं। दूसरा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन है? लाइक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन पे जो रहते हैं, एससी एसटी के लोग हो गए, वीकर सेक्शन हो गया, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, तो वो वल्नरेबल है, उनको वो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो
अनरिजर्व्ड लोगों को मिलती है। तो क्या किया जाएगा इसके अंदर, उन लोगों के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनका एक्सेस इंप्रूव किया जाएगा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हेल्थ रिसोर्सेज को अच्छा किया जाएगा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को देश के अंदर इंप्रूव किया जाएगा, बहुत सारी जॉइंट इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस सारे काम को करने के लिए, और एक अच्छी हेल्थ सप्लाई चेन में क्या है, शुरुआत से लेके अंत तक सारी हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया है कि 132 मिलियन लोग, 132 मिलियन पीपल जो हैं वो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा मौत की कगार पे मिलेंगे, क्योंकि बीमारियां ऐसी ऐसी आ जाएंगी। आप अब भी देखते हो, कोविड, कभी सुना था कि कोविड आएगा? तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेल्थ रिस्क बढ़ जाएंगे, जिससे जो लोग हैं वो और ज्यादा पुअर, और ज्यादा गरीब और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए हमको आज ही कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो 2017 से जो उनका कोलैबोरेटिव ब्लेंडेड फाइनेंस ट्रांजेक्शन है कंट्रीज में, लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, हैती, गैम्बिया, इनके अंदर ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक जो है अलग अलग फंडिंग प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर इस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ग्लोबल फंड की बात करें, एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए जो ग्लोबल फंड है एक ग्रुप की तरह काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर सैंड्स है। ठीक है। तो इसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इस काम को करने का प्रण लिया है। अगली न्यूज क्या कहती है, एचएसबीसी इंडिया और यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ने टाई अप किया है 100 मिलियन पाउंड फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए। ये क्या है, देखो, ये 100 मिलियन पाउंड का जो फाइनेंस प्रोग्राम है, इसमें इंडिया की तरफ से एचएसबीसी और यूके की तरफ से यूकेईएफ, ठीक है, यानी यूकेईएफ बोले तो यूके एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ये क्या करेंगे, भारत को ये पैसा दे रहे हैं। ठीक है। भारत को ये पैसा देंगे किस चीज के लिए, जो यहाँ पे एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको आसान तरीकों से क्रेडिट मिल जाए, उनको लोन मिल जाए। ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, ठीक है, उनको फाइनेंस करेगा, और कॉर्पोरेट फॉर फाइनेंसिंग देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूके, यूके से जितना सामान आ रहा है, एमएसएमई को अगर वो सामान चाहिए और लोन पे चाहिए, तो 100 मिलियन पाउंड उनको उनके लिए निवेश किया जाएगा। कि आप यूके से कोई मशीन मंगवाना चाह रहे हो, इंपोर्ट हुआ, और वो मशीन आप लोन पे लेना चाह रहे हो, तो इन 100 मिलियन पाउंड से आपको वो लोन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, यूके का सामान बिकेगा और हमारे यहाँ के एमएसएमई का प्रमोशन होगा, यानी उनका निवेश बढ़ेगा, उनकी जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, दोनों का कोलैबोरेशन जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज को इनहेंस करेगा। ठीक है। और इससे यूके का प्रमोट इंपोर्ट जो है वो इनहेंस होगा। एचएसबीसी की बात करें तो इसका सीईओ हितेंद्र दवे है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, और 1853 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। अगली न्यूज क्या है, अमेजोन और डायरेक्टर जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, ठीक है, अमेजोन ने डीजीएफटी के साथ एक एमओयू साइन किया है। डीजीएफटी कौन से मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। कि हमको क्या करना है, हमको डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, और एमएसएमई एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया को प्रमोट करना है। अमेजोन और डीजीएफटी दोनों ने कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए, कि जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चली थी ना, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव चला था, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ तो खास बात पाएगी, वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। उस एक्सपोर्ट में ये स्कीम जो है वो मदद करती है, और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो सामान बनाते हैं, उस सामान को एक्सपोर्ट करने पे फोकस किया जाएगा। तो दोनों ने इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये एमओयू जो है वो साइन किया है, अमेजोन ने और डीजीएफटी ने, ताकि जो ई कॉमर्स है वो बढ़ सके। इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, बिकॉज ये एमएसएमई तो भारत में सामान बना रहे हैं, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो गया। इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को 200 कंट्री से भी ज्यादा देश के अंदर, मतलब 200 कंट्री, ओवर 200 कंट्रीज जो है वो सारा सामान पूरी दुनिया में बिकेगा। ठीक है। इस तरीके से पार्टनरशिप इनहेंस की जा रही है, और ये जो पूरा पार्टनरशिप किया जा रहा है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंतर्गत आता है, उसी का ही एक पहलू है। ठीक है।
किस किस ने ये साइन किया है? एक तो डीजीएफटी के जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है चेतन कृष्ण स्वामी, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट है चेतन कृष्ण स्वामी। संतोष सारंगी एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है डीजीएफटी के। चेतन कृष्ण स्वामी वाइस प्रेसिडेंट है पब्लिक पॉलिसी के अमेजोन। भूपेन वालंकर ये डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड अमेजोन इंडिया के डायरेक्टर है। इन तीनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। इसके अंदर क्या होगा, दोनों मिलके कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग काम करेंगे, जिससे क्या होगा, अलग अलग 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एमएसएमई को वर्कशॉप प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे वो प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएंगे और फिर उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ये कौन से होंगे, ये डीजीएफटी बताएगा, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करेगा और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो पार्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव का। ठीक है, तो ये सारा दोनों मिलके काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव की बात करें तो इस इनिशिएटिव का मकसद क्या होता है, सामान को मैन्युफैक्चर करना और मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करना अर्बन एरियाज के अंदर, और रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करना। अब तुम एक बात को समझो, सारा काम शहरों से तो नहीं चल सकता। बहुत सारी चीज जैसे जूट प्रोडक्ट है तो उसकी तो खेती होती है, तो गांव की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कॉटन चाहिए अगर, तो कॉटन की खेती होती है, गांव की भी जरूरत पड़ेगी। तो रूरल एरिया के अंदर भी एक्टिविटीज स्टिमुलेट होती है और अर्बन एरिया से सामान बन बन के विदेशों में जाता है। इसका मकसद क्या होता है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको लिंक बनाना। ठीक है, रिमोट एरियाज के अंदर भी जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव का मकसद होता है। अगली न्यूज है, जो आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है। कहाँ पे, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड में, जो एसोचैम देता है। एसोचैम क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली के अंदर ये अवार्ड मिला है आरईसी को। ठीक है, कि इसने सबसे ज्यादा कमिटेड काम किया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। आरईसी लिमिटेड की बात करें तो 1969 में ये बना है और ये एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। ठीक है, इसको बेस्ट सेंट्रल पीएसयू का अवार्ड भी मिला है 2023 के अंदर, तो इसको याद रखना आरईसी को। नेक्स्ट न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 6.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो ग्रीनवे को दिया है। 6.5 मिलियन डॉलर ग्रीनवे को दिया है। क्या है ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीनवे जो ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों के बीच में एक एमओयू साइन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 6.5 मिलियन का। ठीक है, ये सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट है। ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट के अंदर ये किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये क्या कहता है कि जो फाइनेंसिंग है इसके अंदर 3.25 मिलियन यूएस डॉलर फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी रिजर्व किया जाएगा क्लाइमेट इनोवेशन और डेवलपमेंट फंड के लिए। आप समझना क्या है ये पूरी न्यूज मैं आपको आराम से समझाती हूँ, आप समझो। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ऐसे चूल्हे दिए जा रहे हैं, चूल्हे जो अपने गैस स्टोव होते हैं ना, गैस स्टोव, ये स्टोव, बड़े बड़े स्टोव बांटे जाएंगे। जो ये पैसा है, जो ये पैसा लोन में मिला है, इस पैसे से बड़े बड़े स्टोव बांटे जाएंगे। स्टोव बांटने से क्या होगा, जो उपलों का यूज करके, कावडंग का यूज करके खाना बनता है घरों में, वो नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो कार्बन एमिशन कम होगा। और जो हमारे कार्बन क्रेडिट बच गए, अब आप कहोगे मैडम कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, हर देश को कुछ क्रेडिट मिले होते हैं कि आप इतने इतने यूनिट्स ही कार्बन के एमिट कर सकते हो। इससे फालतू यूनिट अगर आप एमिट कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो हमारे जो कार्बन एमिशन के यूनिट्स बच जाएंगे, क्योंकि अब हम कार्बन को जनरेट नहीं कर रहे हैं, कार्बन को एमिट नहीं कर रहे हैं, हम स्टोव का यूज कर रहे हैं। तो जो कार्बन क्रेडिट बच गए वो हम फिर सेल करेंगे। जिन देशों के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कार्बन एमिशन को कम कर सके, हम उन देश को अपने क्रेडिट सेल कर देंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। तो ये पूरी स्कीम है। तो ये स्टोव बांटने के लिए, और साथ में जो ये इस सारे काम में समय तो लगेगा ना। अब आपने स्टोव दे दिए, कार्बन क्रेडिट आप जनरेट कर रहे हो, वो जनरेट करके आप किसी को बेच रहे हो, तो इस सारे प्रोसीजर में भी तो पैसा लगता है। वो पैसा जो है इस लोन से पूरा किया जाएगा।
और जब पैसा सामने से आ जाएगा तो इस फंडिंग के अंदर दोबारा डाल दिया जाएगा, मतलब ये लोन हम चुकता करेंगे उसके बाद। तो ये पूरी न्यूज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये पूरी न्यूज है। तो ये 6.5 मिलियन लोन इस तरीके से यूज होगा। और एक अलग से फंड बना हुआ है क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड, यहां से 3.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो पैसा दिया जाएगा। किस चीज के लिए? ताकि ये पूरे प्रोजेक्ट को आप आसान कर सके। अब ये क्या कहता है कि हमको 1 मिलियन सब्सिडाइज्ड ग्रीनवे जंबो स्टोव्स जो है वो गांव के घरों में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर बांटने हैं। ताकि इससे क्या होगा, इससे फ्यूल का कंजम्पशन 65% से कम हो जाएगा, धुएं का निकलना 70% से अलग कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इतने मिलियन टन जो है वो कम हो जाएगा। अब जो ये कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए हैं, ये जनरेटेड कार्बन क्रेडिट जो है वो हम इंटरनेशनल बायर्स को बेच देंगे, इंटरनेशनल बायर्स को बेच देंगे। ठीक है, ये बेचना किसके थ्रू होगा? ये एक सब्सिडरी है SDG-13 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो सिंगापुर में लोकेटेड है। इस कंपनी के माध्यम से हम इन कार्बन क्रेडिट्स को बेच देंगे। जो फाइनेंशियल एड होगी ADB की, वो ग्रीनवे को, मतलब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमको 6.5 मिलियन डॉलर्स दिए हैं यूएस डॉलर, वो हम इस सारे प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के काम करेंगे और फिर जो पैसा कमाएंगे उससे इनको रिटर्न कर देंगे इनका पैसा। कार्बन फाइनेंसिंग होता क्या है? कार्बन फाइनेंसिंग एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए और कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार करने के लिए कार्बन फाइनेंसिंग किया जाता है। ठीक है, CIDF की बात करें तो एक क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड है जिसके अंदर शुरुआत में $25 मिलियन थे। इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मैनेज किया था। 2021 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया था ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस और गोल्डमैन सैश ने। ठीक है, ये इनोवेटिव नॉन सोवरेन क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। अगली न्यूज क्या है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमेजोन ने एक MOU साइन किया है गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट्स को यूटिलाइज करने के लिए। जो अपना नेशनल वाटरवे 1 है, गंगा नदी से जो नेशनल वाटरवे 1 निकलता है, अब उसके माध्यम से यानी शिप्स के माध्यम से अमेजोन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ाएगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अमेजोन के साथ ये प्रॉमिस किया है, ये एग्रीमेंट किया है कि हमारे जो कार्गो मूवमेंट्स होंगे, जो हमारे कार्गो शिप्स होते हैं, वो अमेजोन पे ऑर्डर लिए जाएंगे और फिर अमेजोन वाले, जैसे अभी आपके घरों तक पैकेट्स आते हैं ना बाइक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, अब शिप के माध्यम से सामान जो है वो इधर से उधर होगा और सबसे पहले गंगा नदी को यूज किया जाएगा इसके लिए, यानी कि नेशनल वाटरवे 1 का यूज किया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट शिप है ई कॉमर्स का, वो सबसे पहले पटना बिहार टू कोलकाता, यानी बिहार से, पटना से पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। बिहार से पश्चिम बंगाल तक सबसे पहला कार्गो जो है वो मूव किया जाएगा। यानी अमेजोन अपनी डिलीवरी पानी के राह से, पानी की राही से अब इसको शुरू कर रहा है। सबसे पहला जो शिप है वो पटना से लेके वेस्ट बंगाल में जाएगा। ये जो कोलैबोरेशन है ये प्राइम मिनिस्टर के मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का हिस्सा है और इसमें हम नेशनल वाटरवे 1 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस किसने साइन किया इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर फिर भी किसी को देखना है तो देख लेना। ये फायदा कैसे करेगा? Amazon एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, सस्टेनेबल पैकेज डिलीवरी देता है। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स को बेनिफिट करता है, बहुत सारे सेलर्स का विश्वास है Amazon के अंदर और इससे ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो प्रमोट करेंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ये एक माना जा रहा है। जनवरी 2023 से ही ये कह दिया था कि कार्गो नेटवर्क, एयर कार्गो नेटवर्क भी हम लोग शुरू कर देंगे। जनवरी 2023 से ही एयर कार्गो नेटवर्क यानी प्लेन के माध्यम से भी सामान जाता है। तो अब सड़क के रास्ते से, प्लेन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, तीनों माध्यम से अमेजोन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ा रहा है। की पॉइंट्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रेल और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो 18.5% और 91.6% रिस्पेक्टिवली फ्यूल कंज्यूम करता है, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू वाटर। तो अगर हम वाटर को यूज करेंगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। सागरमाला एक हमने प्रोजेक्ट चलाया था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो भी अपने कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल एरियाज को सड़कों से जोड़ा जा रहा था सागरमाला प्रोजेक्ट में। तो ऐसे ऐसे 113 प्रोजेक्ट्स जो है वो इनिशिएट किए थे 7030 करोड़ के। ठीक है, और जिसके अंदर 15 प्रोजेक्ट्स 1100 करोड़ के कंप्लीट किए जाएंगे और 32 प्रोजेक्ट 3900 करोड़ के अभी आने हैं। 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं 15 प्रोजेक्ट्स और 32 प्रोजेक्ट्स अभी आने हैं।
ठीक है, ये हमको करना क्या है, 2047 तक 500 मिलियन मैट्रिक टन तक हमको अपना वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करना है, और 2030 तक हमको 200 मिलियन मैट्रिक टन तक अपना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंक्रीज करना है। ठीक है, अबाउट इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन है संजय बंदोपाध्याय, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ है। ब्लू डार्ट पार्टनर्स विद इंडिया पोस्ट टू प्रोवाइड पार्सल लोकल सर्विस एट पोस्ट ऑफिस, ये क्या कह रहा है? ब्लू डार्ट जो है, जो जिसके माध्यम से आपकी स्पीड पोस्ट आती है, ब्लू डार्ट ने इंडियन पोस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इसमें क्या होगा मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। आपकी जो डाक है, आपकी जो सर्विसेज है, जो पोस्ट है आपकी, उसके लिए आपको एक डिजिटल लोकर मिलेगा। उस लोकर के अंदर मान लीजिए सबकी वो पड़ी है, सबकी पोस्ट पड़ी है। वो एक रेड कलर का ऐसे डब्बा नहीं होता था जिसके अंदर हम अपने लेटर्स डालते थे और निकालते थे, है ना, रेड कलर का डब्बा होता था, लेटर बॉक्स कहते थे जिसको। अब ये डिजिटल कर दिया है। आपको एक ओटीपी दिया जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड का यूज करके आप अपनी डाक उस डिजिटल बॉक्स से निकाल सकोगे। तो ये न्यूज है, इसी को ही एक्सटेंड करके यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये एक एडिशनल डिलीवरी मेथड जो है कस्टमर्स को मिल जाएगा। ठीक है, डिजिटल पार्सल लोकर सर्विस ये दी जा रही है, ऑटोमेटिक है जो। इसके अंदर आपको वन टाइम पेमेंट मिल जाए, मतलब वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा, ओटीपी, और जिसको टाइप करके आप अपनी पार्सल जो है वो ले सकते हो। इंडिया का जो ये स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम है, इसका नाम क्या है? एनविट। मतलब उस बॉक्स का नाम क्या होगा? एनविट नाम का वो बॉक्स होगा। ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, ये पर्सनल रिसिप्ट को हटा देगा। अब आपको वो कागजी कार्यवाही नहीं करनी, ओटीपी फोन पे आएगा और उस फोन के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आप अपने काम को कर सकोगे। इंडिया ने सबसे पहले पुणे महाराष्ट्र के अंदर 2021 में इस एनविट को लॉन्च कर दिया था, मतलब इस स्कीम को लॉन्च कर दिया था पायलट बेसिस पे, ये देखने के लिए कि कितना कुछ काम करेगा नहीं करेगा। इंडिया पोस्ट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, डायरेक्टर जनरल आलोक शर्मा है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 1854 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अच्छा, ब्लू डार्ट के बारे में बात करें तो इसके सीईओ हैं बालफोर मैनुअल, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? ये सेबी की चीफ है मधाबीपुरी बोच, उसने आईआरआरए प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है। आईआरआरए क्या है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या होता है? जो अपने ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, ट्रेडिंग मेंबर कौन होते हैं? जो ब्रोकर होते हैं, उनको ट्रेडिंग मेंबर कहा जा रहा है। जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं सॉरी, ये कभी कभी कुछ हमारी प्राइमरी साइट्स को और डिजास्टर रिकवरी साइट्स को टेक्निकल ग्लिच के कारण ऑपरेट नहीं कर पाते, टेक्निकल ग्लिच के कारण काम नहीं कर पाते। अब सामने वाले कस्टमर्स ने इनको पैसा दे रखा है कि मुझे दिखा तूने कहाँ पैसा लगाया है, इतने शेयर खरीदो, इतने शेयर बेचो, लेकिन इनकी साइट चल नहीं रही टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो ऐसे काम के लिए इन्वेस्टर रिस्क एंड रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आया है। कि इसमें होगा क्या? 3 अक्टूबर 2023 को इसको शुरू किया है। ठीक है, और नवंबर 20 2023 से इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गया है। इसमें इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग मिलेगी और वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब आपके टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? अपने क्लाइंट के पास, अपने कस्टमर के पास एक पासवर्ड भेजोगे। वो जैसे ही उस पासवर्ड पे क्लिक करेगा, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। किससे? आईआरआरए से कनेक्ट हो जाएगा। और आईआरआरए पे आप उस क्लाइंट को आईआरआरए साइट का एक्सेस देके जितनी भी डिटेल्स आपको उसको दूसरी साइट से देनी थी, वो सारी डिटेल आप इस साइट से दे सकते हो। मतलब जब कभी भी टेक्निकल ग्लिच है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि इंटरनेट नहीं चल रहा है या कोई और तरीके की दिक्कत है, जब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, आपका क्लाइंट अपनी हर फैसिलिटी को एक्सेस कर पाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, याद रखेंगे, एल्गो ट्रेडिंग के लिए यानी क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना बड़े बड़े, कंपनी टू कंपनी, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये सारी बातें यहां बताई हुई है कि एसएमएस के माध्यम से आप एक ट्रेडिंग वेन्यू दोगे,
वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे ही वो इस उस लाइन पे, उस लिंक पे क्लिक करेगा, वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, IRRA प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकेगा और अपने सारे ऑर्डर प्लेस कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, जो करना चाहता है वो कर सकेगा। IRRA क्या है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। इसको जॉइंटली डेवलप किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, NCDEX ने, MCX ने, MSC ने, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ने, इन सब ने मिलकर इसको इसको जॉइंटली डेवलप किया है। इससे क्या होता है, जो ट्रेडिंग सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती है हमारी किसी भी वजह से, टेक्निकल ग्लिच के कारण, तो वो फैसिलिटीज हम फिर से अवेल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात हमने की। नेक्स्ट न्यूज क्या है? ICRA जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी है, उसने कहा है भारत का GDP जो है वो 2024 के सेकंड क्वार्टर में 7% तक ग्रो कर रहा है। जो RBI ने बताया था 6.5%, उसको भी पार करके 7% भारत की GDP ग्रो करेगी, ऐसी प्रोजेक्शन ICRA ने दी है। ये डाटा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ICRA RBI की तुलना में ज्यादा GDP भारत का बता रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है कि ओवरऑल अगर हम पूरे 2024 की ग्रोथ देखेंगे ना, तो वो 6% होगी, ऐसा ICRA को लग रहा है। वो कम क्यों होगी, उसकी वजह इसने बताई है। उसकी वजह इसने क्या बताई है कि एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, वीक एक्सटर्नल डिमांड की वजह से, मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसीज की वजह से जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है, जिसके कारण जितना हमें बढ़ना चाहिए हम उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ जो है वो रिलेटिव कम ज्यादा चलती रही है। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ICRA की बात करें तो MD कौन है इसके? रामनाथ कृष्ण, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, 1991 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अगली न्यूज क्या कहती है? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को एडिशनल डायरेक्टर साउथ इंडिया बैंक का अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, ये जो लक्ष्मी जी हैं, यानी शी वाज अपॉइंटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ 3-year टर्म फ्रॉम नवंबर 2023। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दी गई है साउथ इंडियन बैंक की। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगर साउथ इंडियन बैंक की, तो इसके CEO है PR शेषदरी। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। और 1929 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो याद रखेंगे नाम क्या है? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। इनको अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल बना दिया है साउथ इंडिया बैंक का। नेक्स्ट न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7 चेंजेस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर बनाए हैं। ये 7 चेंजेस कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये किस पे लागू होंगे? जो व्यक्ति 55 से 60 की उम्र के बीच के होंगे, 55 से 60 की उम्र के बीच में, मतलब जो अभी अभी रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, जो अभी अभी रिटायर होने वाले हैं जी, या जिन्होंने VRS अभी लिया ही है, ये स्कीम्स उन लोगों के लिए थी। इसमें क्या चेंज किया है? पहले क्या होता था, जैसे ही आप रिटायर हो रहे हैं विद इन 1 मंथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था इस स्कीम में। अब वो टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, 1 मंथ से बढ़ा के 3 महीने कर दिया है। ठीक है, 1 महीने से बढ़ा के 3 महीने कर दिया है। अगला जो है, ब्रॉडन डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन्होंने एक एक चीज बता दी है कि कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट आपको मिलेगा, डेथ ग्रेचुटी मिलेगी आपको, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलेगी, लीव एनकैशमेंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इन्होंने एक एक चीज डिटेल में बता दी है। दूसरा बदलाव, तीसरा बदलाव क्या है स्टूडेंट्स? हाँ जी, तीसरा ही है ये। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल। पहले क्या होता था, कोई डिडक्शन नहीं होता था। आपने पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया, आप 1 साल से पहले भी पैसा निकाल रहे हो तो आपको कोई डिडक्शन नहीं होता था, लेकिन अब 1% का डिडक्शन आपके अमाउंट में होगा। जैसे ही आप पैसा निकालोगे 1 साल से पहले, आपका अमाउंट जितना मिलना था उससे 1% कम मिलेगा। फिर नो लिमिट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ SSC/SS। पहले क्या होता था कि आप इतने समय तक, 3 साल के बाद, 3 साल का एक ब्लॉक होता है इनका, 3 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट कराया और आप उस इन्वेस्टमेंट को एक बार और रिन्यू करा सकते थे, यानी टोटल 6 साल। अब क्या है, कोई लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट को रिन्यू करा सकते हो। छठा बदलाव क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सटेंडेड डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स आपने एक्सटेंड कराए हैं उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। पहले नहीं मिलता था, अब उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट, पहले आप 15 लाख रुपए जमा करा सकते थे, अब मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप इसके अंदर जमा करवा सकते हो। इस स्कीम के बारे में बात करें तो ये 2004 में लॉन्च हुई है।
इसमें कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट मिलता है। करंट इंटरेस्ट रेट 8.20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली ये चल रहा है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इसमें टैक्स डिडक्शन मिलता है। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट इसमें 1.5 लाख पर एनम है। एक साल में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की ही छूट मिल सकती है टैक्स में। SCSS के अंदर, इस स्कीम के अंदर नो स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट चल रही है। कौन कौन सी वो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और आपका जो और जानकारी मैं दे दूं, ये 2 बैचेस इकोनॉमी और पॉलिटी का हमारी परचम क्लास की ऐप पर चल रहा है। आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को समझने के लिए। ठीक है। आज की क्लास के लिए आपका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है DGFT? ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।